चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था और इसमें मोटा मोटा हमने अभी तक एक ही आइडिया डिस्कस किया है, एक ने एक्चुअली दो आइडिया डिस्कस किया है कि ईएमआई को कैलकुलेट करने का कितना तरीका होता है, दो। क्या क्या? फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड जो है वो पुराना मेथड है, थोड़ा सा आज के दिन में एप्लीकेबल नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में कौन सा यूज होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फ्लैट रेट मेथड का अपना सेट ऑफ फॉर्मूलाज था और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का अपना सेट ऑफ फॉर्मूलाज था। इसका ईएमआई निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ? दो फॉर्मूला था, एक पॉजिटिव पावर का, एक नेगेटिव पावर का। पॉजिटिव पावर वाला फॉर्मूला अगर देखें तो इट वाज P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस, मतलब 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। और अगर सपोज करो कि नेगेटिव पावर वाला फॉर्मूला देखते हो तो इट इज Pi डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस n। अगर देख भी लो स्ट्रक्चर, पॉजिटिव में ये वाला था फॉर्मूला आपका और नेगेटिव में आपका फॉर्मूला ये वाला। ये क्लियर है मेरे ख्याल में? इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है आज का एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। ठीक है, चलो बढ़िया। एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। अब एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? देखो, हमको मोटा मोटा लोन का आइडिया समझ में आ गया कि हम किसी से पैसा कर्जा लेंगे, फिर क्या है कि हम उसको इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जो हम उसको रिपे करेंगे चीज को। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अगर आप काम करते हो तो आप जो भी ईएमआई पे करोगे, हर ईएमआई जो आपने पे किया है उसके अंदर में थोड़ा सा इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा और थोड़ा सा किसका कंपोनेंट होगा? प्रिंसिपल का। जैसे जैसे टाइमलाइन में आप आगे जाओगे धीरे धीरे आपका ईएमआई तो हर महीना फिक्स ही रहेगा, बट उस ईएमआई के अंदर में जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। और प्रिंसिपल वाला जो कंपोनेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? अब इसी चीज का आप अगर एक पूरा प्रॉपर शेड्यूलिंग कर लेते हो, एक प्रॉपर चार्ट आप बना लेते हो, जिस चार्ट के अंदर में सब कुछ लिखा हुआ रहे कि कौन से महीने में आपको कितना देना है, देने के बाद में आपका प्रिंसिपल और कितना ड्यू रह गया है, ठीक है, ये जो आपने मान लो कि ईएमआई भरा उसके अंदर में इंटरेस्ट कितना गया, उसके अंदर में प्रिंसिपल कितना गया, तो उस ओवर उस चार्ट को जो है वो बोला जाता है एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। क्लियर मेरे ख्याल में? अब ये चार्ट देखने में कैसा होता है उसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हालांकि इसका एक बार आप डेफिनेशन भी पढ़ लो। लोन एमोर्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द लोन इनटू इक्वल पेमेंट्स। अ पोर्शन ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कवर्स इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग पोर्शन गोज टुवर्ड्स द लोन प्रिंसिपल। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको देखिए। अब इस एग्जांपल में आप समझिएगा, ठीक है, कि लोन का जो अमाउंट है वो यहाँ पर बोला हुआ है कि $1,00,000 है। ठीक है, एनुअल रेट आपको बोला हुआ है कि 7% होगा। मंथली रेट जो है वो, मंथली रेट मतलब ये ना आपका आई हो गया। हाँ, आई इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय 1200 होता था, तो ये वो चीज आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। टर्म ऑफ मंथ्स मतलब कि ये 1 साल का ही लोन है तो 12 पीरियड होगा इसके अंदर में, ये 12 पेमेंट होगा उस हिसाब से। और पेमेंट मतलब ये आपको इसका ईएमआई का वैल्यू दिया हुआ। एक सेकेंड, ये आपको इसका ईएमआई का वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो चार्ट हम डेवलप करते हैं ना, इस चार्ट को बोला जाता है एमोर्टाइजेशन। अब इस चार्ट में क्या है देखो कि जैसे मंथ नंबर 1 जब एंड हुआ, 0 वाले में कुछ नहीं हुआ, 1 महीना मतलब बस आपका लोन आया है, ठीक है ना, कि इस डेट पे आपने लोन उठाया, 1 महीना आपने लोन को होल्ड किया। होल्ड करने के अंदर जब 1 महीना एंड होगा तो आप अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो करेंगे। और फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे मतलब आप इतना ईएमआई पे करेंगे। इस ईएमआई के अंदर में प्रिंसिपल आपका इतना कटेगा, इंटरेस्ट आपका इतना कटेगा, तो जो आपका ये प्रिंसिपल था उसमें से ये वाला माइनस कर दो तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, ये अभी भी जो प्रिंसिपल ड्यू है आपके नाम से वो इतना हो जाएगा। सिमिलरली फिर मान लो कि 2 महीना पार होगा, ये 2 जो लिखा हुआ है ये मतलब 2 महीने का एंड पॉइंट है। ठीक है ना, ये 1 महीने का एंड पॉइंट। और यही वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि ये पहले महीने का एंड पॉइंट है और दूसरे महीने का ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ये वाला जो है ये दूसरे महीने का एंड पॉइंट जब आप सेकंड ईएमआई पे करेंगे, और तीसरे पीरियड का ये स्टार्टिंग पॉइंट। उस तरीके से काम सब जो है चलता रहता है। हर बार आप ईएमआई का अमाउंट तो बार बार आप सेम पे करते रहेंगे। हर ईएमआई के अंदर में थोड़ा सा आपका प्रिंसिपल जाएगा, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जाएगा। एज यू कैन सी कि पहली ईएमआई के अंदर में इंटरेस्ट वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज्यादा है, पर लास्ट ईएमआई में ईएमआई तो उतना ही होगा आपका, इंटरेस्ट वाला हिस्सा जो है वो बहुत कम है। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये जो चार्ट होता है, इस चार्ट हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना बड़ा चार्ट बनाने के लिए तो हमारे सिलेबस में आ नहीं सकता। तो हमको करना क्या है कि ईएमआई कितना बैठेगा इसका फॉर्मूला तो हमको पहले से पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। अब यहाँ पर 3-4 और नया फॉर्मूला सीखना है हमको, जो इस चार्ट का अलग अलग वैल्यूज आपको निकालने में हेल्प करेगा। पूरा चार्ट बनाने के लिए नहीं आएगा हमको, ठीक है ना, हमको बस क्या है कि इस चार्ट के अलग अलग वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। अब देखो वो क्या क्या आइडियाज है, एक एक करके उन पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट आइडियाज रिलेटेड टू आरबीएम। आरबीएम मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला साइज में छोटा सा ही है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड।
केथ पीरियड इन द सेंस मान लो कि मैंने बोला कि थर्ड मंथ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ, तो एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड मंथ जब मैं बोल रहा हूं तो साइलेंटली मैं एंड ऑफ सेकेंड मंथ भी बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि एट द बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ मंथ, तो साइलेंटली आई एम ऑल्सो सेइंग कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ मंथ। आया बात समझ? दोनों सिचुएशन का मतलब एक ही है। तो उस टाइम पर आपका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा। ईएमआई का वैल्यू आप पुराने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस वन। n हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या टोटल नंबर ऑफ पीरियड 12 इंटू टी। ठीक है, के हो गया कि जिस महीने का आप बात कर रहे हो, जिस महीने के बिगिनिंग का आप बात कर रहे हो, 1 तो 1 है और बाकी आई वही है, r डिवाइडेड बाई 1200। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर व्हाट? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। फिर से समझा देता हूं, बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ मंथ का मतलब क्या है? एंडिंग ऑफ फिफ्थ मंथ, और बिगिनिंग ऑफ सिक्स्थ मंथ, दोनों मीनिंग है उसका। बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ मंथ का मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ सेवेंथ एंड एंडिंग ऑफ सिक्स्थ। तो कोई अगर ऐसा बोले कि ये और एक चीज का फॉर्मूला हो सकता है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ के माइनस वन पीरियड। क्लियर? खैर छोड़ो, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप तो ऐसे सोचो कि ये बिगिनिंग अगर मैं सेवेंथ का बोलूं तो और इसका मीनिंग क्या हो सकता है? एंडिंग ऑफ सिक्स। बिगिनिंग ऑफ मान लो कि 21st मंथ है अगर ये, तो और वो क्या है? एंडिंग ऑफ 20th। चलेगा ना? फिर सेकेंड फॉर्मूला आता है आपका कि इंटरेस्ट पेड इन द केथ इंस्टॉलमेंट। ये केथ पेमेंट मान लो कि सिक्स्थ मंथ का ईएमआई आपने दिया, तो उसके अंदर में इंटरेस्ट का हिस्सा कितना रहा होगा वो आपको ये वाला चीज बताएगा। सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हो तो उसमें इंटरेस्ट कितना गया होगा, उसका फॉर्मूला ये वाला है। ये एक्चुअली एग्जैक्टली सेम टू सेम है इससे, बस इसमें क्या कि डिनोमिनेटर में आई है और ये वाले में डिनोमिनेटर में आई नहीं। ये डिफरेंस है दोनों के बीच। ठीक है, और वो बताता है आपको कि केथ पेमेंट के मतलब केथ मंथ के बिगिनिंग में, ये केथ पीरियड के बिगिनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना होगा पूरे लोन में से। सेकेंड फॉर्मूला आपको बताता है कि केथ इंस्टॉलमेंट जो आप पे करोगे, उस पेड इंस्टॉलमेंट के अंदर में आपने इंटरेस्ट कितना पे किया होगा। ठीक है, फिर अगर इस फॉर्मूला से आप केथ पेमेंट में इंटरेस्ट निकाल लेते हो तो फिर क्या है कि इसी पेमेंट के अंदर आपका प्रिंसिपल कितना गया वो भी निकाल सकते हो, क्योंकि ईएमआई का वैल्यू तो आपको पता ही है कि ओवरऑल आप ईएमआई के नाम पे कितना कर रहे हो। और ये फॉर्मूला अगर आपको मानो कि अपना क्या दे देता है? इंटरेस्ट। तो ईएमआई माइनस दिस इंटरेस्ट विल गिव यू कि उस वाले पेमेंट के अंदर में आपने प्रिंसिपल कितना रिपे किया। ठीक है, और लास्टली आता है कि पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपने ओवरऑल इंटरेस्ट कितना पे किया। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि आप ईएमआई कितने बार पे कर रहे हो। मान लो कि n टाइम्स पे कर रहे हो, n का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? 12 इंटू टी। मान लो कि 3 साल के लिए अगर दे रहे हो तो 12 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 36। तो 36 इंस्टॉलमेंट दिया आपने, तो 36 इंटू योर ईएमआई इतना पेमेंट आपने किया, माइनस जो एक्चुअली आपने लोन लिया था। तो जो भी आपने टोटल पैसा दिया है उसमें से जितना आपके नाम पे एक्चुअली लोन था, सबट्रैक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा पैसा जो भी आएगा वो सारा का सारा तो ऑब्वियसली आपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे ही पे किया है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या चीज का है बताओ? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब उस पॉइंट पे और कितना प्रिंसिपल आपके नाम से लोन के नाम पे बचा हुआ है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है आपका कि इंटरेस्ट पेड इन द केथ पेमेंट। ठीक है ना, केथ इंस्टॉलमेंट। सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट अगर है तो उसमें इंटरेस्ट कितना गया हो, फिर इंटरेस्ट कितना गया होगा यदि पता चल जाए तो ईएमआई माइनस इंटरेस्ट गॉन इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पेड इन दैट इंस्टॉलमेंट। और टोटल इंटरेस्ट पेड का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट पेड यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू ईएमआई माइनस टोटल प्रिंसिपल जो आपके नाम पे लोन था या उधार था। चलेगा मेरे ख्याल में? अब इसमें क्वेश्चंस कैसा आता है उसको देखो। हाँ, कॉपी वॉपी किसी को करना है तो कर लो। चलो अगला पेज देखो, कर लो, इसको भी कॉपी कर लो। चलिए आगे चलते हैं यहां से, या एक सेकंड रुक जाइए। हाँ आइए देखिए, पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 15 लाख विथ अ डाउन पेमेंट ऑफ 4 लाख, मतलब लोन कितने का लेगा? 11 लाख। इफ दे कैन amortize the balance at 9% per annum compounded monthly for 10 years, what is their monthly payment? मतलब ये ईएमआई पूछ रहा है आपसे एक तरीके से, और फिर बोल रहा है कि what is the total interest paid। तो ईएमआई का तो फॉर्मूला पुराना हम जानते हैं अगेन, लेकिन कौन सा चूज करेंगे डिपेंड करेगा सपोर्ट कैसा दिया है। नेगेटिव पावर का सपोर्ट है तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। ठीक है, और फिर टोटल इंटरेस्ट का आइडिया क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, लिखिए लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू 11 लाख
लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू 11 लाख, आई इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 1200 और पक्का 0.0075 ही आएगा, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना 10 साल और इंटू 12, तो 10 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 120। फिर लिखिए ई एम आई इज इक्वल्स टू, आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, ई एम आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई होल टू द पावर माइनस एन, ठीक है। बाकी एक बार तो इन सबको छाप ही लो, बस वैल्यू डालना है, अल्टीमेटली ई एम आई का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। हो गया होगा शायद। इसके आगे देखो टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही ई एम आई इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने 120 इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो ई एम आई इंटू 120 माइनस प्रिंसिपल, और सॉल्व करके फाइनली इतना आना चाहिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, 5 पार्ट है बस। अ लोन ऑफ 4 लाख एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, कंपाउंडेड मंथली इज टू बी अमोर्टाइज्ड बाय इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 10 ईयर्स। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इसमें, सारा डेटा अच्छे से दिया हुआ है। पहला पूछा कि साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर अपन कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लें। साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट मतलब क्या मांग रहा है, ईएमआई मांग रहा है। फिर आप क्वेश्चन के अंत में थोड़ा सा देखो तो एक बार कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, जैसा ये दिख रहा है उसके हिसाब से पॉजिटिव वाले पे ही जाएंगे। नेक्स्ट ये मांग रहे हैं कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, मतलब के का वैल्यू क्या है यहाँ पर 61, और वो जो भारी भरकम पहला फॉर्मूला था वो लगाना है हमको। फिर है इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, बस डिनोमिनेटर में आई नहीं लेना है, के की जगह पर कितना लेना है 61। हाँ मैं बोलूँगा कि दोनों को प्लीज अलग अलग से लगाना, इसमें कैलकुलेशन इतना घटिया होता है ना कि आप इसके आंसर को उसमें यूज करोगे, ऐसा प्लान करना भी मूर्खता है। आई का खुद का वैल्यू आप समझो कि 0.0075 टाइप कुछ होगा, तो कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, मत करो मतलब प्रैक्टिस करके अगर आप एक्सपर्ट हो जाते तो कर लो, नहीं तो मैं बोलूंगा कि अलग अलग से करो, ठीक है। आगे देखो द प्रिंसिपल कंटेंट इन द 61st पेमेंट, तो ये ईएमआई का आंसर माइनस इंटरेस्ट का आंसर हो जाएगा आपका। और लास्टली कि टोटल इंटरेस्ट पेड, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। बाकी चलो लिखो पहले थोड़ा सा, हियर P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, P इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4 लाख, वेरी गुड। फिर लिखो I इज इक्वल्स टू 6.75 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। एंड वी कैन सी हियर कि उसका वैल्यू अल्टीमेटली यही वाला आएगा 0.005625, 0.005625। फिर लिखो n इज इक्वल्स टू 10 साल का कार्यक्रम है, तो 12 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 120, ठीक है। अब लिखो नाउ पहले पार्ट के लिए लिखो EMI इज इक्वल्स टू चाहो तो फॉर्मूला भी लिख लो, P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस, पहले फॉर्मूला फिर डेटा और फिर ये आंसर। और कोई एक आदमी थोड़ा वेरीफाई भी कर लो एक बार। अच्छा नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61 मंथ नहीं 61st मंथ होना चाहिए था, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होगा, बोलू ना, फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यही वाला है। एन आपका इस सिचुएशन में कितना है 120, और इसका पहले आप थोड़ा सा लिटरल मीनिंग भी अपने दिमाग में बिठाओ। 61st मंथ मतलब 60th मंथ का एंडिंग और 61st मंथ का स्टार्टिंग, तो 60th मंथ के एंडिंग में आपने एक इंस्टॉलमेंट पे किया होगा 60वां इंस्टॉलमेंट, और उस पॉइंट के बाद में, उस पेमेंट के बाद में आपके नाम पे कितना लोन ड्यू है, वो चीज आपको टेक्निकली ये बताता है, ठीक है। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास में, बाकी सारा वैल्यूज बस बिठाना है, कैलकुलेट करना। करिए कॉपी करिए इसको भी। देखो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद में आता है आपके इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, ठीक है ना। तो सेम फॉर्मूला बस आई मिसिंग है वहां से, एक बार पूरे को सुन ही लो, फिर ये डन है मेरे ख्याल में। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल पेड इन द सेम इंस्टॉलमेंट जो यहां पर दिया था, तो उसमें ईएमआई का वैल्यू माइनस इसमें जितना इंटरेस्ट गया था मेरे लिए, ये दोनों वैल्यू पहले से हमारे पास अवेलेबल रहेगा, बस डिफरेंस लेना है आपको। और टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू ईएमआई माइनस टोटल प्रिंसिपल,
सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए अगर करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन जो है ये 2023 सीबीएसई में आया था। इसको आप एक बार मन ला के पहले ट्राई कर लो, आंसर्स फिर अपन लास्ट में वेरीफाई कर ले। देखो फटाफट देखो। चलो देखो यहाँ पे मुझे बताओ एक बार कि बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। पी कितना रहेगा आप लोगों का? 30 लाख। प्रिंसिपल लोन 30 लाख। फिर उसके बाद में आई इज इक्वल्स टू 7.5 अपॉन 1200 और सॉल्व करके ये हो जाएगा 0.00625। फिर उसके बाद में आई के बाद में हमको चाहिए होगा एन, दैट विल बी इक्वल टू 12 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब पहले में पूछा कि डिटरमाइन द ईएमआई, तो इसको देख के पॉजिटिव फॉर्मूला ही लगाएंगे हम लोग। अच्छा एक बार देखो, ईएमआई का फॉर्मूला यही लगाया ना, ईएमआई इज इक्वल्स टू पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन अपॉन में 1 प्लस आई होल पावर एन माइनस, ऐसा कुछ। वैल्यूज डालने के बाद में क्या होगा, 2 3 4 5 0.00625 इंटू 1.00625 होल टू द पावर 240 डिवाइडेड बाय 1.00625 होल टू द पावर 240 माइनस 1। अच्छा देखो इसका वैल्यू पुटने के बाद में आंसर मैच कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का, और आंसर आ रहा है ये वाला। ठीक है, बताना एक बार क्या था, 24167.82। अच्छा देखो एक बार, फर्स्ट आंसर सबका मैच कर रहा है ना ये वाले तरीके से। अभी देखो सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले में पूछा क्या वो देखो, और थोड़ा सा मुझे करते हुए देखो इस चीज को। हाँ, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन इतना। प्रिंसिपल पूछा है, अच्छा प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन इतना। ठीक है, तो प्रिंसिपल पेड के लिए तो आपको थोड़ा माथा लगाना पड़ेगा, आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट पेड, क्योंकि फॉर्मूला तो उसी का है आपके पास। तो इंटरेस्ट पेड निकाल के फिर ईएमआई से आपको माइनस करना हो। ठीक है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेड का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, उससे नहीं होगा। वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल और कितना प्रिंसिपल बचा हुआ वो है। ठीक है, ये अलग है थोड़ा सा। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को जो भी पूछा है प्रिंसिपल पेड, उसके लिए हम लोग ईएमआई में इंटरेस्ट पेड निकालेंगे पहले। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड इन कौन सा वाला बताओ, 150th इंस्टॉलमेंट। इसका फॉर्मूला देखो क्या था, दिस इज इक्वल्स टू, इट वाज ईएमआई इनटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1 अपॉन आई, अच्छा हाँ सॉरी माइनस 1, एक सेकेंड, माइनस 1 अपॉन आई इंटू, अच्छा इसमें आई नहीं है सॉरी। ठीक है, नीचे क्या था डिनोमिनेटर इसका, 1 प्लस आई होल टू द पावर n, मतलब n माइनस के प्लस 1, तो 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1। वैल्यूज अगर डालोगे तो ईएमआई आपका आ रखा है ये वाला 24167.82 बोल देंगे इनटू, अभी इसका देखो मैं डायरेक्टली ही लिखता हूं, तो 1 प्लस आई का मतलब तो ये वाला हो जाएगा शायद से 1.00625 होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1 को अगर आप देखोगे तो n है आपका 240 माइनस 150, तो कितना बचेगा 90 प्लस 1 मेरे ख्याल में 91, तो पावर में आपके आ जाएगा 91 और माइनस 1 होल्डिंग डिवाइडेड बाय कितना, आई थिंक 1.00625 होल टू द पावर कितना 91। किसी का ये कैलकुलेशन आया है वैल्यू बिठाने के बाद में तो मेरे को बताओ। देखो ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना आ रहा है बताओ, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है वो बता दो, 10458 पॉइंट। अच्छा तो ये लेकिन आपका आंसर नहीं है, हाँ ये है आपका इंटरेस्ट पेड, तो प्रिंसिपल पेड हो जाएगा, करेक्ट, प्रिंसिपल पेड
इन 150th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू, EMI वॉज ये वाला 24167.82 माइनस 10458.69। अच्छा सॉल्व करके कितना आ रहा है? 13705 पॉइंट। अच्छा मेरे ख्याल में ठीक है, मैच हो रहा है और इंटरेस्ट भी मैच हो रहा है, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में दोनों। अच्छा थर्ड पार्ट में क्या है देखो, थर्ड पार्ट में दो आंसर है। एक है कि फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल, तो ये तो ठीक ही है, क्या कर सकते हो सोचो। टोटल इंटरेस्ट के लिए मेरे ख्याल में 240 इंटू EMI माइनस 30 लाख, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, मैच हो रहा है ना ये वाला, 28000276 28000276.80। ओके, और इसका और वाला पार्ट में क्या था, और वाला पार्ट में था हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रिपे द एंटायर अमाउंट ऑफ होम लोन। इसमें माइनस नहीं कर रहे, यही तो होगा, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें माइनस करके इंटरेस्ट बताना है, और इस वाले में आपको पूछ रहा है कि ओवरऑल उस होम लोन के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए हमने टोटल कितना पे किया, तो n इंटू EMI, n इंटू EMI बस, ठीक है। तो लास्ट पार्ट का आंसर मेरे ख्याल में होना चाहिए टोटल पेमेंट डन इज इक्वल्स टू n इंटू EMI, ठीक है मेरे ख्याल में। हाँ वो भी कर सकते हो, ये n इंटू EMI भी कर सकते हो। एक्चुअली मैं n इंटू EMI पे क्यों फोकस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे निकाल के रखा हुआ होगा तो बस, वैसे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके भी हाँ सही बात है वही आएगा, ठीक है ना। देखो तो क्या आया था, मैच हो रहा था ना इस 5800,276.8, ठीक, क्लियर है मेरे ख्याल में। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, अच्छा एक क्वेश्चन है सॉरी, एक आइडिया है, इसको देखो लिखो। अच्छा दो मेरे तरफ देखना, पहले था हमारा फ्लैट रेट मेथड, फिर था हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले हमने देखा EMI का खुद का दो फॉर्मूला, हम कौन सा यूज करेंगे डिपेंड करेगा सवाल में कैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ, पॉजिटिव पावर दिया तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला, और नेगेटिव पावर दिया तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला। अब कभी कभार क्वेश्चन में क्या हो सकता है देखो, कि ऐसा कुछ पूछेगा आपसे, बोले कि EMI बताओ, ये बताओ, वो बताओ, और देगा आपको इस टाइप का कोई वैल्यू, मतलब इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल सपोर्ट इस टाइप का सपोर्ट दिया हुआ रहेगा। इसमें भी याद रखना कि सिंकिंग फंड के टाइम पर जो ऐसा सपोर्ट देगा उसमें S रहेगा, और EMI के टाइम पर जो ऐसा सपोर्ट देगा उसमें A रहेगा, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। A मतलब काइंड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर होता है, और S मतलब फ्यूचर वैल्यू यूनिटी फैक्टर होता है, बट वो सब डिटेल्स में आप मत जाओ। आपके लिए अगर ऐसा सपोर्ट दिखा तो सेट ऑफ फॉर्मुलाज पूरा ही अलग है, क्लियर। अब वो क्या है उसको देखो, लिखो आप लोग हेडिंग, फॉर्मूला बेस्ड ऑन NUT फैक्टर, फॉर्मूला बेस्ड ऑन NUT फैक्टर, फॉर्मूला बेस्ड ऑन NUT फैक्टर। ये बेसिकली तीन ही फॉर्मूला है एक्चुअली, पहला दूसरा तीसरा, बाकी दो तो सेम अंडरस्टैंडिंग रिपीट हो रहा है, ठीक है। लिखो EMI इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय A सबस्क्रिप्ट N बार स्लैश I, P डिवाइडेड बाय A सबस्क्रिप्ट N बार स्लैश I। फिर से सेम अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड इज इक्वल्स टू EMI इनटू, बस ये लिख लो, टेंशन मत लो, क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और सिमिलरली इंटरेस्ट पेड इन द kth पेमेंट इज इक्वल्स टू EMI इनटू I इनटू दिस। कर लो, इस पेज को कॉपी कर लो। चलो देखो इस अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चंस देख रहे हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन amortizes a loan of इतना for a new home by obtaining a 10-year mortgage at the rate of 12% compounded monthly। मॉर्गेज मतलब लोन ही होता है, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में।
और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला हिस्सा कि सपोर्ट के नाम पे क्या दिया हुआ। तो जैसे इसमें पूछा आपको ईएमआई और आपको पूछा टोटल इंटरेस्ट पेड, तो ईएमआई का सिंस सपोर्ट ऐसा है तो इमीडिएटली आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। आपका ईएमआई का फॉर्मूला क्या होगा, पी डिवाइडेड बाई ए सबस्क्रिप्ट एन बार स्लैश आई। लिखो हियर पी इज इक्वल्स टू 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 1200, सो टेक्निकली इट इज 0.01, ठीक है ना। और ये ए का सपोर्ट आपको दिया हुआ है तो इसको देख के इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि पी इक्वल्स टू पी नहीं सॉरी ईएमआई इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय आई विल से कि ए एन बार स्लैश आई, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। फिर जब सब कुछ आप डालोगे तो बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि ईएमआई इज इक्वल्स टू पी हो गया आपका 1.5 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला हो गया आपका ए 120 स्लैश 0.01, जिसका वैल्यू आपको डायरेक्टली दिया हुआ, इट विल बी काइंड ऑफ 150 1 2 3 डिवाइडेड बाय 69 पॉइंट आई विल से 6891। अब ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है, और आंसर आपका आएगा कुछ इस टाइप का 2152.43, ठीक है। मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली सच्ची में सोचूं ना तो अगर इस फॉर्मेट में देता है तो कैलकुलेशन आपका इजी पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्मेट में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन वही है कि जैसे ही आप सोल्यूशन में मतलब सोल्यूशन नहीं सॉरी क्वेश्चन में देखो कि ऐसा सपोर्ट दिया हुआ है, इमीडिएटली स्विच कर लेना आप सेट ऑफ फॉर्मूलाज में, उसका फॉर्मूलाज पूरा अलग है, इसका फॉर्मूलाज पूरा अलग है, ठीक है। और सेकंड इसमें पूछा कि टोटल इंटरेस्ट पेड, तो उसका तो सेम ही अंडरस्टैंडिंग है, एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल, तो ये खुद ही कर लेना आप लोग, हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। कर लो एक बार, लिखते हो तो देखो। अच्छा देखो आगे बढ़ रहे हैं यहां से, इसको देखो, करो मत, सोल्यूशन किया हुआ है, बस आप थोड़ा सा रिलेट कर लो, है ना। अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 10 लाख विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 2 लाख, तो लोन अमाउंट कितना हो गया आपका 8 लाख। इफ दे कैन amortize द बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 25 ईयर्स, व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट, मतलब ईएमआई पूछ रहा है, एंड व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड। और फिर से इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट ऐसा दिया हुआ आपको, तो इमीडिएटली आपका सेट ऑफ फॉर्मुलाज डिफरेंट हो जाएगा और आप आराम से ईएमआई निकाल लेंगे और फिर आप जो है वो टोटल इंटरेस्ट में निकाल सकते, चलेगा मेरे ख्याल में। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट का, पढ़ो इसको। ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें मतलब क्या है कि आपको चैलेंज किया जाएगा कि सोचिए इसके बारे में चीज। हाँ करें एक बार डिस्कस, देखिए थोड़ा सा क्या बोल रही है। मिस्टर एम borrowed rupees 10 lakh from a bank to purchase a house and repay by monthly equal installment in 10 years, ठीक है। The bank charges interest at rate of 9% per annum compounded monthly. The bank calculated the EMI as इतना, EMI भी दिया हुआ है काइंड ऑफ, find the principal and the interest paid in the first year। तो ये आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक साल में आपने टोटल जो है वो पेमेंट कितना किया होगा, ईएमआई का पेमेंट कितने बार किया होगा, 12 बार किया होगा। तो उस 12 ईएमआई के पेमेंट के दौरान उसके अंदर में टोटल आपने कितना प्रिंसिपल रिपे किया और उसके अंदर में आपने टोटल कितना इंटरेस्ट रिपे किया, ये पूछ रहा है। एक बार सोच लो पहले अच्छे से, फिर बात करते हैं इसमें। आ रहा समझ? ये कह रहा है, देखो क्या, फिर से बताता हूं। ये कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट ईयर, मतलब ये 12वें महीना का बात नहीं कर रहा, एक साल के दौरान आपने टोटल 12 इंस्टॉलमेंट पे किया होगा, वो 12 इंस्टॉलमेंट मिला के आपका कितना इंटरेस्ट रिपे हो गया और कितना आपका प्रिंसिपल रिपे हो गया, ये सवाल है उसका। अब आप पहले सोचो कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जा सकता है। एक आइडिया मैं भी शेयर कर सकता हूं, टोटल इंटरेस्ट निकाल के। एक सजेशन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सोचना उसके बारे में। और बहुत हद तक मैं सच्ची बताऊं तो हमारा जो सजेशन है वो इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को रिलेट करते हुए मैं सजेशन ऐसा दूंगा, देखो कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना आपने क्या पे किया नहीं पे किया वो सब चाहिए ना। पहले तो ये सोचो कि फर्स्ट ईयर में टोटल पैसा कितना दिया, तो 12 इंटू ईएमआई, ये तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ईयर का एंड मतलब कौन से महीना का एंड, 12वें महीना का एंड, 12th मंथ का एंड। वो कौन से पॉइंट का स्टार्टिंग है, ये कौन से पीरियड का स्टार्टिंग है, 13th मंथ का स्टार्टिंग पॉइंट है। एक साल का जो एंड है आपका वो 12वें महीना का एंड है
और वो 13वें महीना का बिगिनिंग है। आया बात समझ? तो मेरे पास एक फॉर्मूला है जो मेरे को ये बता देगा कि 13वें महीना के बिगिनिंग में या 12वें महीना के एंड में मेरा और प्रिंसिपल कितना देना बचा हुआ है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक साल के अंत तक मैंने 12 इंस्टॉलमेंट दिया हो तो मैंने टोटल ओवरऑल पेमेंट कितना किया वो तो आराम से निकल जाएगा, 12 इंटू EMI। ठीक है, अब पॉइंट है कि इस पूरे पेमेंट के अंदर में इंटरेस्ट कितना गया और प्रिंसिपल कितना गया। तो उसके लिए मेरे पास में आइडिया ये है कि एक काम करते हैं कि 12वां महीना का एंड यानी कि 13वां महीना का बिगिनिंग, पहला बात तो ये 13वें महीने के बिगिनिंग में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, इसके लिए आई हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब 13th मंथ के बिगिनिंग में जितना प्रिंसिपल मेरा और बचा हुआ होगा उसको अगर मैं टोटल लोन में से माइनस कर दूं तो जो नंबर निकलेगा वही नंबर तो मैंने एक साल में पे कर दिया होगा। आप सोचो 13th मंथ के बिगिनिंग में जितना और प्रिंसिपल आपके नाम से बचा हुआ है उसको अगर इसमें से आप माइनस कर देते हो तो दैट विल गिव यू द अमाउंट जो आपने फर्स्ट ईयर के दौरान रिपे कर दी। आया बात समझ? और एक बार जब आपको प्रिंसिपल रिपेड मिल जाएगा तो फर्स्ट ईयर के दौरान टोटल पेमेंट में से प्रिंसिपल रिपेड माइनस कर दो तो बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या चीज के काम आया होगा, इंटरेस्ट रिपेमेंट के। आया बात समझ? लिखो प्रिंसिपल रिमेनिंग या ऐसे नहीं, आप पहले एक काम करो, लिखो टोटल पेमेंट मेड टोटल पेमेंट मेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, total payment made during first year is equals to 12 into EMI is equals to 12 into EMI is equals to 12668 is equals to 12668। ठीक है, और वैल्यू इसका कुछ आ जाएगा, ये तो कुछ और ही दिया हुआ, आप करो तो कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 152016। ठीक, आगे लिखूं। नाउ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ। एक बार बोर्ड की तरफ देखो, फिर से पूछ लेता हूं, बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ मतलब एंडिंग ऑफ 12th मंथ। ठीक है ना, तो बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ इज इक्वल्स टू, सिंस सपोर्ट आपको एन्युटी फैक्टर वाला दिया हुआ है तो इसीलिए ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिखा है आप, EMI इंटू ए सब्सक्रिप्ट n-k+1 पे बार स्लैश आई, ए सब्सक्रिप्ट n-k+1 पे बार स्लैश आई। वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, डन। नीचे लिखो therefore principal repaid during first year। ये क्या है एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग मतलब बचा हुआ, ये जो दे दिया वो वाला ये बचा हुआ है, और टोटल प्रिंसिपल में से यदि इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, जो दे दिया। लिखो तो प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 10 लाख जो आपका लोन अमाउंट था माइनस जितना अभी और बचा हुआ है, तो 10 लाख माइनस 9,35,394। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 6,46,005, 64605.52। चलेगा, ये क्या है एक बार सोचो, मतलब एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट देने के बाद में उसके अंदर आपने अपना प्रिंसिपल कितना रिपे कर दिया, ये वो अमाउंट। ठीक है, और आपने 12 इंस्टॉलमेंट दिया था, मतलब टोटल पेमेंट आपने एक साल में कितना किया था, इतना, और उसमें से यदि प्रिंसिपल इतना रिपे हुआ है तो बाकी सारा पैसा किस में गया होगा, इंटरेस्ट रिपेमेंट में। ठीक है, तो लिखिए देयरफॉर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू interest paid during first year is equals to EMI into 12 minus 64605.52 and this is equals to 87410.48। ठीक है, इसके साथ में EMI फाइनली खत्म।